जिस तरीके का ये आंदोलन आज भारत में हो रहा है, मेरा ये मानना है, मैं कल परसों एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने वहाँ ये कहा कि इट हैज ग्लोबल इम्प्लीकेशंस एंड आई थिंक विल कम टू दोज ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। लेकिन पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि ये सारा जो आंदोलन है, या इंग्लिश में हम कहते हैं फार्मर्स मूवमेंट, प्रोटेस्ट तो नहीं, मैं तो मूवमेंट कहूँगा इसको, ये जो मूवमेंट है इसके क्या कारण है, क्यों ये किसान जो है इतने उनका जो रोष है जो आप देख रहे हैं इतने मौसम में, ऐसे मौसम में जबकि कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, किसान इतने दिनों से 45 दिन हो चुके हैं दिल्ली के आसपास बैठे हैं। मुझे याद है, थोड़ा सा इसके लिए हम सबको एक बैकग्राउंड जानना जरूरी है। एक मैं कोशिश करूंगा कि एक बड़ा चित्रण आपके सामने रखूं ताकि हम एक पर्सपेक्टिव को समझ पाएं कि ये हमारा जो देश का किसान है ये क्यों एजिटेटेड है और क्या कारण है कि उसको इतना अपना सख्त कदम लेना पड़ रहा है। मुझे याद है 1996 की बात है, 1996, and there was a conference at the MS Swaminathan Research Foundation in Chennai. उस कॉन्फ्रेंस में उस समय के सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, जिनका नाम था इस्माइल सारागल्डन, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में, 1996 की मैं बात कर रहा हूं, अगले 20 साल में जो लोग भारत में गांव से निकलकर शहर की तरफ प्लान करेंगे, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगुनी। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या उस समय 20 करोड़ थी। तो वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेट था कि भारत में 2015 तक 40 करोड़ लोग जो है वो गांव से निकलकर शहरों में आएंगे। बहुत साल तो मैं ये सोचता रहा कि शायद ये वर्ल्ड बैंक हमें अलर्ट कर रहा है, सचेत कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, but then I realized कि नहीं, ये तो डायरेक्टिव है हमारे लिए। So it is a kind of a message that is very clearly laid out कि ये आपको करना है। Why I am saying this is कि 2008 की अगर आप वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखें, जो कि एनुअल रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की, उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो इसी भाषा में लिखा गया तकरीबन कि आपको जो काम दिया गया था वो आपने किया नहीं है। So now hasten the process. How do you hasten the process? You go for land rentals, land acquisitions, and so on. Push these people out from the rural areas into the urban areas. उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो खेती में जो किसान है, स्पेशली जो यंगर किसान है, उनको खेती के अलावा और कुछ नहीं आता। So to ensure that they are absorbed in the industry urban centers में, you set up a network of training institute जिनमें इनको ट्रेन किया जा सके। This was in 2008. And 2009 का जब बजट हम देखते हैं तो उसमें 1000 ITIs का प्रावधान किया गया। वर्ल्ड बैंक ने हमें 2008 में कहा, हमने 2009 में उसको पालन भी कर दिया। एंड वी समहाउ बिलीव कि ये एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है कि दुनिया में, और हम सब, क्योंकि हमने भी इकोनॉमिक्स 101, इकोनॉमिक्स 201 पढ़ा है, हम सब ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है, जो डिजाइन वो है, जब तक हम इन लोगों को गांव से निकालकर शहर में नहीं लाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। ये आप सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। But because we don't go out of your laboratories or out of your institutes into the field, we don't understand कि वो क्या जो मॉडल था, is it relevant to our needs or is it something that we have been made to believe कि that is the only way forward। इससे कुछ साल पहले भी मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। 1983 में नोबेल पीस प्राइज मिला था वालेसा साहब को, जो कि पोलैंड के उस समय वर्कर सॉलिडारिटी मूवमेंट के लीडर थे। I don't know how many of you know him. He was still recently also the president of Poland. मुझे याद है नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पीस प्राइज विनर थे, और वो जब आया करते थे, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू विद इंडियन एक्सप्रेस, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ बहुत ट्रैवल करता था। हम लोग पंतनगर में थे एक किसी वर्कशॉप में, तो बैठे डॉक्टर बोरलॉग से बात चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि 83 में अवार्ड मिला था वालेसा साहब को, तो 84-85 के पास की बात होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट हैव यू टू से अबाउट द नोबेल टू वालेसा। तो उन्होंने कहा कि आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन विजेंद्र। एक्चुअली व्हाट हैपेंड ही सेड वाज कि नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई हमें इसको अवार्ड देना है, तो somebody should go and find out कि भाई whether he deserves the award or not। तो उनका कहना था कि वो जो टीम थी उसको चेयर किया था बोरलॉग, द टीम व्हिच वेंट टू पोलैंड,
to find out whether he deserved the Nobel Prize or not. उसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर बॉर्लो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई एम सो हैप्पी कि आज मुझे मौका मिल रहा है तुम्हारे साथ ये बात करने का। उन्होंने कहा कि मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि वाले साहब वाज एक्चुअली फाइटिंग फॉर चीपर फूड फॉर द वर्कर्स। ही वाज अ वर्कर सॉलिडारिटी मूवमेंट लीडर एंड ऑब्वियसली सैलरीज जो उसमें जो प्रॉब्लम है दुनिया भर में, वेजेस जो मिलते हैं, तो ही वाज वांटिंग चीपर फूड फॉर द वर्कर्स बिकॉज दैट वाज डोमिनेंट पार्ट ऑफ द वेजेस जो कंजम्पशन होती थी। तो उन्होंने कहा कि जब वहां पर देखा कि वो तो ही वाज फाइटिंग फॉर चीपर फूड फॉर द वर्कर्स, बट इन द बार्गेन ही वाज फॉरगेटिंग कि व्हाट विल हैपन टू द मिलियंस ऑफ फार्मर्स हु प्रोड्यूस दैट चीपर फूड। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आके रिपोर्ट दी थी कि वाले साहब डज नॉट डिजर्व ए नोबेल प्राइज एंड येट ही गॉट ए नोबेल प्राइज। सो इट टेल्स यू वेरी क्लियरली कि इकोनॉमिक सोच जो है दुनिया की वो ये है कि फूड प्राइस हैज टू बी केप्ट लो। फूड अगर प्राइस लो होगा तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वायरल होंगे। So it's a price that agriculture or farmers are paying to keep the economic reforms viable. That is a message which I got at that particular time and I realized अभी भी अगर आप दुनिया में देखें तो सारी ग्लोब में एक ही एफर्ट हो रहा है कि फूड प्राइसेस को नीचे रखा जाए। And what happens to farmers? किसी के हेडेक नहीं है। In fact, rich countries have actually taken care of their farmers, I must say. They are providing them subsidies in so many forms कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ पर क्या होता है। लेकिन हमारी कंट्रीज जो हैं, हमारे जो देश के पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट हैं, मेनलाइन इकोनॉमिस्ट, वो तो शायद सबसे ज्यादा दे आर मोर लॉयल देन दैट जो सिस्टम है सारा, एंड दे आर आल्सो एडवोकेटिंग टू अस कि मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए इनको, मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, लेट मार्केट्स प्रिवेल। लेकिन वहां पर तो मार्केट्स फेल हो गई, वहां पर तो मार्केट्स फेल हो गई जहां से हम ये मॉडल को बोरो करते हैं, और यहां पर हम कहते हैं कि जब यही मार्केट्स के ऊपर छोड़ दीजिए, कॉम्पिटिटिवनेस होगी, इफेक्टिव हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप सबने सुना। इसी संदर्भ में अगर हम देखें कि क्यों ये जो किसानों का जो आज रोष है वो क्यों आपके सामने इतना उसमें जो उसमें जैसा कि आपने कहा जो डेडिकेशन और उनकी जो कमिटमेंट है वो क्यों इतनी उनके अंदर प्रबल है कि वो हटना नहीं चाहते सीन से। दे वांट कि दिस इज अ बैटल जो उन्हीं को लड़नी है। एक्चुअली वी फेल्ड देम, लेट्स एक्सेप्ट इट कि वी फेल्ड देम ऑल दिस डिकेड्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, मुझे याद है कि एक यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी आई थी अनटैड की। अनटैड ने कहा था, उन्होंने 20 साल का पीरियड लिया था और उन्होंने मिड 1980 से मिड 2000 इस पीरियड को उन्होंने इवैल्यूएट किया था। व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने देखा कि दुनिया में जितनी भी क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, उसका उन्होंने प्राइस का असेसमेंट किया एंड दे फाउंड आउट कि इस 20 ईयर पीरियड में द प्राइसेस आउट जिसको हम कहते हैं फार्म गेट प्राइसेस, वो फार्म गेट प्राइसेस हैं हैड रिमेन्ड स्टैटिक और फ्रोजन इफ यू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Now we must understand this. 20 साल अनटैड का कहना है, वो स्टडी उपलब्ध है अनटैड के पास। अनटैड का कहना है कि 20 साल तक चाहे आपका दूध था, वीट था, राइस था, व्हाटएवर क्रॉप्स जो थे, उसका प्राइस जो है, आउटपुट प्राइस जो है, इट हैड रिमेन्ड स्टैटिक फॉर 20 years इफ यू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। कहीं दुनिया में चर्चा हुई इसकी? That was a huge community. आधी दुनिया जो थी वो फार्मिंग के साथ इन्वॉल्व थी और उसमें कहीं बात में कहीं चर्चा नहीं हुई कि भाई इतनी पॉपुलेशन 20 साल से उनकी इनकम स्टैटिक है, फ्रोजन है, तो कहीं उसके ऊपर लेट्स फाइंड आउट और लेट्स ट्राई टू वर्क आउट कि इनको कैसे मदद की जाए। वी डिडंट डू इट, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डिबेट। अभी हाल में ही एक स्टडी आती है 2018 में, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक OECD, एक दिल्ली में थिंक टैंक है, इकरियर के साथ मिलकर उन्होंने स्टडी की। वो कहता है कि 2000 और 2016-17 के बीच में, यानी पीरियड ऑफ 16 इयर्स, भारत के किसानों को, मैं तो पहले आपको ग्लोबली बताया था, भारत के किसानों को इस 16 साल के पीरियड में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने ये सुना होगा, ना तो मीडिया ने कभी रिपोर्ट किया, ना कभी डिस्कशन हुए। अगर 5 लाख करोड़ रुपए का भी कॉर्पोरेट का नुकसान हो जाता तो हाहाकार मच गया होता कि पॉलिसी पैरालिसिस है इस देश में, कुछ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सब कुछ आप सुनते। लेकिन किसानों के साथ हुआ, किसी ने उसकी चिंता नहीं की, इंक्लूडिंग यू एंड मी। ये नहीं कि छपा नहीं है, कहीं ना कहीं तो छपा होगा आफ्टर ऑल, पर वो स्टडी की बात नहीं। मेरा मानना है कि वो स्टडी अंडर एस्टिमेट थी। अंडर एस्टिमेट इसलिए थी क्योंकि द स्टडी वाज फॉर अ हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स। अगर वो सारे स्पेक्ट्रम को देखते हैं एग्रीकल्चर में तो प्रोबेबली जो लॉस हम देख रहे हैं व्हिच इज ऑलरेडी वेरी ह्यूज वुड हैव बीन फिनोमिनल, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हुई। यानी हर साल भारत के किसानों को 2.64 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। एंड आई थिंक दैट, एज आई सेड अर्लियर, नो डिस्कशन एनीवेयर। देन लुक एट अनदर स्टडी।
इकोनॉमिक सर्वे 2016 का, जो आप जानते हैं कि 2 दिन पहले बजट के पेश किया जाता है, उस इकोनॉमिक सर्वे 2016 में यह कहा गया था कि किसान परिवार की औसतन आय 17 राज्यों में, विच मीन्स प्रैक्टिकली हाफ द कंट्री, किसान परिवार की औसतन आय 17 राज्यों में 20,000 रुपए साल की, 20,000 रुपए साल की। मुझे याद है उस दिन जब बजट का डे था तो आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द टेलीविजन चैनल्स कि भाई सरकार ने कहा है कि वे इनकम डबल करेंगे, तो अभी इनकम है क्या ये तो पता चले। तब मैंने कहा था कि 2 दिन पहले का डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि वे किसान परिवार की आधे देश में औसतन आय जो है वो 20,000 साल की, यानी 1700 रुपए से कम। 1700 रुपए में तो हम एक गाय नहीं पाल सकते। आई डोंट नो एंड आई शडर टू थिंक कि ये हमारे देश के आधे देश में किसान जो हैं वो अपना परिवार 1700 रुपए में कैसे पालते हैं। और कहीं आपने डिबेट देखी इसके ऊपर? क्या कारण है कि एज ए सिविल सोसाइटी वी ऑल हैव फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द क्राइसिस दैट द फार्मर्स इन आवर जस्ट देयर बैकयार्ड और साथ में ही सफर कर रहे थे, एंड वी केप्ट क्वाइट। We kept quiet. Let us say, then look at the agriculture university. When I was a student, Jagmohan Singh ji was there, and so on. Many of you must be there. हमने कभी किसानों का साथ दिया इस सेंस में कि हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एनपीके डालो, ये करो, वो करो, हम करते रहे। लेकिन when it comes to farmers' income, we tend to believe कि जब के बाद रज के खा। That concept didn't work. It didn't work in America. It didn't work in India. लेकिन हमें एक इंप्रेशन दिया गया कि यही सोल्यूशन है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, एंड आई थिंक वी टेंड टू बिलीव दिस। नाउ लेट मी टेक यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया भारत के किसानों का, एंड दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। आई थिंक वी कैन गो इन, इफ यू वर टू गो डीपर इनटू व्हाट स्टेट्स में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बट जनरली ओवरऑल आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि ये हमारी सिचुएशन है। जब ये 20,000 रुपए की जो मैंने आपको इनकम की बताई है उसकी इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें एक बड़ी खास बात है, उसमें 20,000 जो कॉस्ट है, नॉर्मली व्हाट वी डू इज कि जितना किसान ने बाहर बेचा वो हम उसको इनकम का आधार मानते हैं, पर यहां पर उन्होंने जो बाहर बेचा वो भी और जो उसने घर में बचा के रखा अपने कंजम्पशन के लिए, दोनों को जोड़ा था, तब ये 20,000 रुपए उसकी इनकम बनती है। एंड दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वे। नाउ लुकिंग एट व्हाट द एक्साइटमेंट इन द कंट्री इज, अब हमें ये बोला जा रहा साहब ये जो लॉज आए हैं ये तो कमाल कर देंगे, हिस्टोरिक होंगे, ये भी आपने सुना है। आपने ये भी सुना है कि किसानों की इनकम जो है बढ़ जाएगी, इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगी, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग जो जार्गन होती है मार्केट रिफॉर्म्स की, वो हमें बताई गई है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि 1991 का वो टाइम जो है वो एग्रीकल्चर में अब आया है, ये भी आपने सुना है, ये सब बातें आपने सुनी। इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, किसान की जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ेगी, उसको मार्केट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपने सब ये बातें सुनी हैं, एंड आई थिंक वी टेंड टू बिलीव कि यस, इससे ज्यादा अच्छा सिस्टम तो कोई हो नहीं सकता। बट व्हाट हैव वी डन एक्चुअली, हमने कट एंड पेस्ट किया जो अमेरिका में एग्जिस्ट कर रहा था। ये हमारे को, मुझे नहीं पता, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग, अगर आपने मुझे पढ़ा हो, कि वी हैव अ ब्रीड ऑफ इकोनॉमिस्ट नाउ, आई कॉल देम लेजी इकोनॉमिस्ट। सिंपल चीज है, आप कट एंड पेस्ट करिए, मार्केट रिफॉर्म सब डाल दीजिए कि ये साहब आपका सोल्यूशन है। एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कहीं पर कि साहब पंजाब के किसान जो हैं व्हीट एंड राइस ग्रो करने वाले, दे आर लेजी फार्मर्स, ये लिखा है एक इकोनॉमिस्ट ने। मैंने उसी के जवाब में एक आर्टिकल में लिखा कि पंजाब के किसानों में तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है आज गेहूं की, इट इज 5.1 टन पर हेक्टेयर, जो प्रोडक्टिविटी पैडी की है 6.6 टन पर हेक्टेयर। दिस मैचेस द टॉप इन द वर्ल्ड। पंजाब के किसानों ने तो ये प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने क्या किया? यू आर लेजी इकोनॉमिस्ट। ऐसे आपने सिंपल But the point I think we need to understand is that it is time and opportunity for us to look beyond our classrooms and textbooks and so on, and then to see कि realities कहाँ पर। अब ये कहा जाता है कि साहब ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है, this is what India needed. Yes, there is no denying कि agriculture was crying for a change. Agriculture is crying for a change because जो मैंने आपको बताया, इतने दशकों से जो किसानों की हमने अनदेखी की है, ये इनजस्टिस उनको की है, obviously they are also wanting to come out of it. आप ये देखिए, जो किसान हर साल आपको रिकॉर्ड प्रोडक्शन करता है और खुद वो अपना पेट काट के जीवन अपना निर्भर करता है, तो उसके लिए कितना बड़ा इतने दशकों का जो कंपाउंड एंगर था वो आपके सामने आज निकल कर आया। क्या उसका सोल्यूशन हम दे पा रहे हैं? अब देखिए, उसमें भी दो तीन बातें हमें समझनी है। इंटरनेशनली, क्योंकि ये मार्केट रिफॉर्म्स का जमाना है, वी ऑल टेंड टू बिलीव, यस वी आल्सो बिलीव इन लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ द मार्केट रिफॉर्म्स, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हम समझे उस चित्रण को?
अमेरिका में ये जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, जहां से हमने ये बोरो किया है मॉडल, ये मॉडल तो वहां से 6, 7, 8 दशकों से एग्जिस्ट कर रहा। इनफैक्ट जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अर्ली 1970s, तो उस समय उनके जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने क्या कहा था, आई थिंक दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ दोस मार्केट रिफॉर्म्स हियर, उन्होंने कहा था गेट बिग और गेट आउट। देख लीजिए, ये बहुत इनफेमस स्टेटमेंट है उनकी, गेट बिग और गेट आउट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन अमेरिका। आज अमेरिका में 1.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स लोग 1.5% रह गए हैं अमेरिका में। इतने पीरियड में, लेट्स से 1970 से अगर हम आज 2020 तक का भी पीरियड देख लें, तो आपको बड़ा क्लियर नजर आता है कि अमेरिका में एग्रीकल्चर की जो क्राइसिस है वो बड़ा है। समहाउ ये हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं करता। आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, किसी को शायद पता भी नहीं होता ज्यादा लोगों को, एंड वी डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। मीडिया में तो कभी बात आई नहीं है, ना मैं देखता हूँ कभी टेक्स्ट बुक्स में आती है या बात, या क्लासरूम्स में आती है। अमेरिका में आज अगर हम सिचुएशन देखते हैं, तो पिछले साल जो 2020 जिसमें इलेक्शन लड़नी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो उन्होंने तकरीबन $42 बिलियन पंप इन किया है एग्रीकल्चर में बाय वे ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एंड सो ऑन, जिससे किसानों की इनकम बढ़ी है, पॉजिटिव हुई है आफ्टर सेवरल ईयर। 2013 से लेकर 2020 तक, उनकी 2019 तक उनकी जो मीडियन इनकम है या एवरेज इनकम है अमेरिकन फार्मर्स की, इट वाज इन द नेगेटिव। सिचुएशन ये है कि 2020 में अमेरिका में किसानों के ऊपर जो कर्जा है, जो बैंकरप्सी है, $425 बिलियन की बैंकरप्सी है। एंड दिस इज डिस्पाइट 1995 से लेकर 2020 तक 25 साल में अमेरिका ने $425 बिलियन की सब्सिडीज दी हैं एग्रीकल्चर में, उसके बावजूद भी आज $425 बिलियन की बैंकरप्सी खड़ी। दिस इज अमेरिका। आज वहां का रेट ऑफ सुसाइड जो है रूरल अमेरिका का, इट इज 45% हायर देन अर्बन अमेरिका। मुझे याद है कुछ साल पहले, अब तो बहुत साल हो गए, 12-13 साल पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सुसाइड अमेरिका की जो थी न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट हुई, और वो दैट हैज शेकन मी अप। अभी तक मैं कभी भूला नहीं। क्यों नहीं भूला, मैं आपके सामने रखता हूं कि सुसाइड तो ठीक है, पंजाब में होती हैं, सारे देश में होती हैं, यूरोप में होती हैं, अमेरिका में होती हैं, बट लेट्स लुक एट दैट सुसाइड। ही वाज अ स्मॉल डेयरी फार्मर, एंड डेयरी फार्मर्स इन अमेरिका इज अ काइंड ऑफ अ मॉडल फॉर अस। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो डेयरी फार्म है वो भी अमेरिका के पैटर्न पे हो। टेक्नोलॉजी रिच, यू नो, द ब्रीड्स जो कैटल की हैं, दे आर आल्सो वेरी सोफिस्टिकेटेड, मिल्क, हाई मिल्किंग काउज एंड सो ऑन। उसके बावजूद भी उसने जब सुसाइड की है, he first shot each of his 51 cows and then he shot himself. This was about 14-15 years back. तो अमेरिका में एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस जो है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, सैडली हम कभी उनके जो प्रोमिनेंट मैगजीन या न्यूज़पेपर्स हैं शायद वो भी नहीं देखते हैं। देयर हैव बीन कवर स्टोरीज इन टाइम, न्यूज़वीक, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट एंड यू नेम इट। यूरोप में जाइए, वहां भी किसानों की जो दुर्दशा है उसके ऊपर कवर स्टोरी आती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमारे भारत के लोगों को क्यों नहीं पता कि यहाँ पर क्या हाल। हमें तो शायद इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि हमें अपने ही देश का नहीं पता, तो हम उनको क्यों देखते हैं। बट एनीवे, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आज ये हालात हैं कि अमेरिका का चीफ इकोनॉमिस्ट जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, ही हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि अमेरिका में सिंस 1960s द फार्म इनकम्स आर ऑन अ स्टीप डिक्लाइन इफ यू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। दिस इज अमेरिका। This is America, a country which every 5 years comes out with a farm bill that makes a provision for the subsidies for or investments in agriculture for the next 5 years. सदियों से अगर आप देखो, अमेरिका ने इतना पैसा पंप इन किया है एग्रीकल्चर में, उसके बावजूद भी आज क्राइसिस इतना सीवियर है। मुझे अभी हाल में ही एक किसान ने वहां से फोन किया, उसने कहा कि साहब पंजाब के फार्मर्स और हरियाणा के फार्मर्स और देश के फार्मर्स जो दिल्ली के आसपास बैठे हैं, वो जो बात कर रहे हैं मिनिमम प्राइस की या मिनिमम प्राइस एश्योरेंस की, ये क्या चीज है, हमें समझाइए, बिकॉज हम तो चाहते हैं कि ये हमें मिले। तभी मैंने आपसे कहा था कि इट हैज इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन। उस किसान ने मुझे क्या कहा, उस किसान ने कहा, सर, टू लिव इन डेट ऑल थ्रू योर लाइफ इज लिविंग इन हेल। अगर आप इस बात को देखिए, अगर आप कर्जे में सारी जिंदगी अपना गुजारा करेंगे, उससे ज्यादा नर्क कहीं नहीं देखा। उसने ये कहा मुझे, और मैंने उसको याद दिलाया कि हमारे एक प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जो कहा करते थे कि किसान कर्जे में पैदा होता है, किसान कर्जे में मरता है। ये तो भारत में था, वहां अमेरिका का किसान कह रहा है कि साहब कर्जे में रहना सारी जिंदगी इज लिविंग इन हेल। वी एक्चुअली डिप्राइव फार्मर्स ऑफ देयर राइट फॉर इनकम, whether it was America, whether it was Europe, whether it is India. That is what has gone on all these decades because economic reforms का ये डिजाइन है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का डिजाइन है कि यू हैव टू सैक्रिफाइस एग्रीकल्चर फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री।
Now, what happened in America, what happened in Europe, I think we have to understand कि our conditions are peculiar. ये मुझे कहा जाता है कि साहब जब आप कंपेयर करते हो इंडियन फार्मर्स को अमेरिकन फार्मर्स से, तो कंडीशन हमारी बहुत डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट एंड सो ऑन. मेरा ये कहना है कि जब आप बोरो करते हैं तब तो आप ये सवाल नहीं उठाते. जब आप मॉडल बोरो करते हैं तब तो आपने नहीं कहा कि साहब हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी एथिक्स डिफरेंट है, हमारा इथोस डिफरेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तब तो आप चुपचाप बोरो कर लेते हैं. नाउ यू आर टेलिंग मी कि साहब ये हमारे कंडीशंस डिफरेंट है, सो देयरफॉर यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स. ये सब बातें कही जाती हैं. The other part is कि हमारे देश में कहा जाता है कि हमारे छोटे किसान हैं. We all know that 86% फार्मर्स के पास 5 एकड़ से कम जमीन है भारत में. तो ये कहा जाता है कि साहब बिकॉज छोटी जमीनें हैं तो इसमें मार्केट रिफॉर्म्स बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि वो उसको एग्रीगेट करेंगे, हम चाहे एफपीओस के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से वो एग्रीगेट करेंगे, और कोई तरीका नहीं है, तो इसीलिए वो वी विल हैव बार्गेनिंग पावर एंड सो ऑन, फार्मर्स विल गेट अ बेटर प्राइस. मैंने कहा ये मैंने मान लिया कि भारत में तो छोटे किसान हैं, पर अमेरिका में तो बड़े किसान हैं. अगर बड़े किसानों में वो नहीं फेल, वो सक्सीड नहीं हुआ मार्केट सिस्टम, तो छोटे किसानों में कैसे होगा जिसके तो डिजाइन ही नहीं था वो. It was designed for bigger farms. In America, the average land holding size is roughly about 444 acres. In Australia, the average land holding size is more than 4,000 hectares. In Australia, people are dying, committing suicide. In America, farmers are committing suicide. और वही मॉडल जो है आप लाते हो भारत में, कहते हो कि क्योंकि हमारे छोटे किसान हैं इसलिए यहाँ ये वर्क करेगा. अरे छोटे किसानों के लिए तो वो डिजाइन ही नहीं हुआ था. अगर हमारे देश में क्या 400 एकड़ वाले किसान है, क्या उनके लिए वो मार्केट रिफॉर्म्स ठीक होंगे? अगर अमेरिका में तो फेल हो गए. The point I'm trying to make is we have not gone beyond looking into these kinds of questions जो मुझे लगता है कि सोसाइटी को पूछने चाहिए थे, और वही सवाल आज किसान पूछ रहे हैं. Interestingly, जब सोसाइटी फेल करती है तो eventually these farmers have realized कि उनका कोई नहीं है, वो खुद ही खड़े. और अगर आज खड़े हैं, अपने घर बार को भी लेके गए हैं वो, तो I think we need to understand कि क्यों हुआ ऐसा. Because we, wherever we were, we actually failed. मुझे नहीं याद कि देश में कभी डिबेट हुई होगी कि फार्मर्स को हम एक रिस्पेक्टेबल इनकम दें. उसके लिए मेरा एक छोटा सा वीडियो है, शायद आप लोगों ने बहुत देखा होगा. इट हैज बीन इन सर्कुलेशन अगेन एंड अगेन. मैंने एक बार मेरे से पूछा गया कि साहब ये भारत में किसान जो है ये आत्महत्या क्यों करते हैं? छोटी सी बारिश होती है तो क्रॉप फ्लैट हो जाती है, किसान को हार्ट अटैक हो जाता है देखते उसको. इवन आर्मी के एक्स सोल्जर्स जो हैं, जो फार्मिंग करते हैं, उनको भी जब देखते हैं उनकी क्रॉप फ्लैट हो गई है या पानी के अंदर डूब गई है, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है. तो ये क्या कारण है? तो आई लुक्ड इनटू, ऑफ कोर्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट की इनकम इनसिक्योरिटी एंड सो ऑन, पर मैंने एक छोटा सा एक आंकलन दिया था देश को. उसमें यह था कि किसान की हमने इनकम असेसमेंट करने की कोशिश की. 1970 में, द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, गेहूं का दाम 76 रुपए प्रति क्विंटल. उस समय स्कूल टीचर्स की तनख्वाह 90 रुपए के आसपास होती थी एवरेज. और जब अगले साल स्कूल टीचर्स की तनख्वाह 100 होगी, 90 से बढ़कर 100 होगी, तो उन्होंने दिवाली बनाई थी. उस समय 76 रुपए पर क्विंटल वॉज द व्हीट प्राइस. वो जो है 2015, 45 साल के पीरियड में, उस समय मैंने स्टडी की थी, 45 साल के पीरियड में वो बढ़कर 1450 रुपए हो जाता है. दैट मीन्स ए जंप ऑफ 19 टाइम्स इन 45 ईयर पीरियड. और उसी पीरियड के अगर हम इनकम पैरिटी नॉर्म्स को देखने के लिए अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखें, तो बेसिक पे एंड डीए हमने काउंट किया. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरीज इंक्रीज हुई है वो 120 से 150 गुना होती है उसी पीरियड में. जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं, उनकी जो सैलरीज हैं बेसिक पे एंड डीए, एमोलुमेंट्स नहीं अभी मैं जोड़ रहा, वो बेसिक पे एंड डीए ही 150 से 170 गुना बढ़ता है. और स्कूल टीचर्स की जो इनकम है बेसिक पे एंड डीए, वो 280 से 320 गुना बढ़ती है. और किसान की 19 गुना बढ़ती है. आई एम श्योर यू विल एग्री कि अगर हम सबकी भी तनख्वाह उस रेशियो में बड़ी होती है जिसमें किसान की बड़ी होती है, तो आधे तो हम आत्महत्या कर चुके होते हैं और आधे नौकरियां भी छोड़ चुके होते हैं. बट लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि नहीं साहब इसको कंपेयर, मुझे ये बोला था कि हम इसको कंपेयर मत करिए. क्यों? अगेन एप्पल एंड ऑरेंजेस आप कंपेयर कर रहे हैं. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हाउ वी केप्ट एग्रीकल्चर डिलिबरेटली इम्पॉवरिश्ड ऑल दिस डिकेड्स. और आप देखिए, यही जो मैंने आपको पहले एक स्टडी बताई थी अनटैड की, या मैंने ओईसीडी की बताई है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि भाई वो उन्होंने कहा कि फार्मर्स हैव बीन लिविंग इन लॉसेस. जब हमारा फार्मर कल्टीवेशन करता है तो एक्चुअली ही डजंट रियलाइज ही इज कल्टीवेटिंग लॉसेस. आज अगर हम उसी रेशो में देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि 120 से 320 गुना की इनकम बढ़ती है बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के. अगर हम कंपैरेटिवली चलो 120 नहीं 100 गुना की इंक्रीज देखते हैं, तो गेहूं का दाम जो है वो 2015 में 7,600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए. 7,600 क्विंटल उसका अधिकार बनता है, हमने उसको 1,450 रुपए दिया.
और जब मैं ये बात करता हूं तो पहला सवाल मेरे पे आता है, साहब या आप तो पागलपन की बात कर रहे हैं, मेरा तो बजट खराब हो जाएगा। आपका बजट खराब हो जाएगा, जिसकी लाइफ चलेगी उसका भी देख लो। आपको तो अपने ही बजट का पड़ा हुआ कि जब आप मॉल में जाते हैं, बेनेटन में खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, तब तो आप कभी डिबेट नहीं करते कि साहब ये महंगा है, मैं इसको 2 रुपए कम करा दो, 4 रुपए कम करा दो। लेकिन क्या कारण है ये कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि भाई वो भी एक परिवार है, उसको वो भी एक कम्युनिटी है जिसको सर्वाइव करना है, उसके बच्चों की भी एस्पायरेशंस हैं, उनके बच्चों के भी हेल्थ एक्सपेंसेस हैं, उनके टीचिंग के एक्सपेंसेस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बहुत सारी सुसाइड देश में हुई हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे किसानों की आत्महत्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठियों में लिखा है, कुछ चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी को एड्रेस हैं और अलग अलग जगह पे हैं, वो उसमें लिखा हुआ है कि ये क्या कारण है कि भाई मेरे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है जितना पटवारी के बच्चे के पास पैसा है, जो कि जाके सरकार एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता है। क्या कारण है ये? आई थिंक वी नेवर टॉक। सो एज ए सोसाइटी मेरा कहना यह है कि हमने उनको फेल किया, किसानों को। और आज किसान जो है ये मजबूर है इस बात से कि उनको मालूम है कि कोई सेक्शन जो है उनके लिए नहीं खड़ा हुआ, आज उनको अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ा। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आज सोसाइटी में शायद ये बहुत सी परसेंटेज ऑफ सोसाइटी का है जिन्होंने ये रियलाइज किया है कि भाई किसान जो है वो ठीक है, एंड यू आर कमिंग फॉरवर्ड एंड हेल्पिंग देम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आई वुड से दैट इज अ रिमार्केबल। जो इस आंदोलन की जो खासियत है वो ये है कि आज आप सबको भी शायद ये एहसास हुआ है कि किसान जो हमारा है वो बिल्कुल जेन्युइनली अपनी डिमांड को आगे रख रहा है, एंड आई थिंक इट इज टाइम फॉर टू जॉइन हैंड्स विद। तभी हम देख रहे हैं जिस तरीके का मूवमेंट वहां पर हो रहा है और जिस तरीके की सपोर्ट आप लोग देने के लिए आज इस हॉल में आए हैं, मुझे लगता है इज क्लियर इंडिकेशन कि आज बहुत सी तबका है हमारी सोसाइटी का जो ये रियलाइज कर रहा है कि साहब दिस इज द वे फॉरवर्ड। एंड आई थिंक आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा चीमा साहब ने कि दे आर एक्चुअली फाइटिंग द बैटल फॉर रीइन्वेंटिंग डेमोक्रेसी। इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों ने जो आज आंदोलन किया है, जो दिखाया है देश को, वो डेमोक्रेसी का असली एक पैगाम क्या होना चाहिए था वो कन्वे कर रहे हैं। एक दो बातें और मैं कहना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि साहब स्मॉलर फार्म्स विल गेट टुगेदर एंड यू नो तब आप देखेंगे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट एश्योर्ड प्राइसेस, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट एश्योर्ड प्राइस। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक अमेरिका का। अमेरिका का मैंने आपको बताया था कि एक डेयरी फार्मर्स का मैंने आपको बताया था जैसे उसने आत्महत्या की है। अमेरिका में देयर वर अबाउट 6.5 लाख डेयरी फार्म्स बिफोर 1970। 6.5 लाख की डेयरी फार्म्स थे तकरीबन। अभी एक स्टडी आती है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, उसने कहा है कि लाइसेंस्ड डेयरी फार्म का नंबर अमेरिका में घटकर आज 34,000 हो गया। 6.5 लाख से 34,000 हो गया है। और एक स्टडी बताती है हमें कि 93% ऑफ द डेयरी फार्म्स इन अमेरिका हैव क्लोज्ड डाउन सिंस 1970s। अब कहने से यह पता चलता है कि अगर डेयरी फार्म्स बंद हुए हैं तो मिल्क की प्रोडक्शन तो कम होनी चाहिए, फॉल हो जानी चाहिए, लेकिन अमेरिका में दूध की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट्स हैव नाउ मूव्ड इनटू डेयरी प्रोडक्शन। अब वहां मेगा डेयरीज जो हैं वो बन रही हैं, और मेगा डेयरीज के करके आप देख रहे हैं प्रोडक्शन बूस्ट हो गई है। अब उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ढूंढ रहे हैं कि मार्केट कहां मिल रही है, बिकॉज यू हैव टू सस्टेन दोस कॉर्पोरेट्स। तो अब क्या हो रहा है कि उन्होंने कनाडा की थोड़ी सी मार्केट खोल दी है, इंडिया के ऊपर प्रेशर है अंदर, आप सब जानते हैं यूएस इंडिया एफटीए में। यूरोप के अंदर यही क्राइसिस है, वो भी इंडिया में चाहते हैं कि मार्केट उनकी खुल जाए, ऑल्दो वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। ना ये सिचुएशन जो है इनको भी हमें समझना है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि साहब जो हमारा अगर एमएसपी बढ़ जाएगा, ये भी हमने सुना है कि एमएसपी जब बढ़ेगा तो कॉम्पिटिटिव नहीं होते हम, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ये कहा जाता है कि साहब वो इंटरनेशनल प्राइसेस लो हैं और आपके यहाँ पर प्राइसेस हाई हो जाते हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस हाई होते हैं, और ये हम सबको समझ आता है, हम एग्री करते हैं। बल्कि देश के एक इकोनॉमिस्ट, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच से, उन्होंने एक बार मेरे से ट्विटर पे इस पे बहस की। उनका कहना था कि इंडियन फार्मर्स आर द हाईएस्ट पेड इन द वर्ल्ड। अगर आपने वो टीवी शो देखा हो मेरा वर्ल्ड, मैंने कहा था कि अगर इंडियन फार्मर्स आर द हाईएस्ट पेड इन द वर्ल्ड, देन आई थिंक आपको पता होना चाहिए था कि अमेरिकन फार्मर्स वुड हैव मेड अ बीलाइन बिफोर द अमेरिकन इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन कि साहब हमें वीजा दीजिए इंडिया में आने। व्हाट ए थिंकिंग। अब देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब इंडियन फार्मर्स आर द हाईएस्ट पेड इन द वर्ल्ड। ये उनका सोचना था, क्यों था? क्योंकि वो एफओबी प्राइस को हमारे एमएसपी प्राइस से जोड़ रहे थे। ये नहीं जानते हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो कैसे डिटरमिन होते हैं। वहां पर इतनी मैसिव जो सब्सिडीज जाती हैं, दे डिप्रेस द प्राइसेस। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 2005 में मैंने एक स्टडी की थी। अमेरिका में जो कॉटन की प्रोडक्शन है, 20,000 कॉटन ग्रोवर्स है वहां पर, उनकी जो टोटल आउटपुट था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वाज $3.9 बिलियन।
$3.9 बिलियन की उनकी प्रोडक्शन होती है, $4.7 बिलियन उनको सब्सिडी मिलती है किसानों। एंड व्हाट हैपेंस विद दिस सब्सिडीज, देन ऑन टॉप ऑफ इट $180 मिलियन वो सब्सिडी देते हैं टू कॉर्पोरेट्स टू बाय दैट टू द कंपनीज टू बाय दैट चीपर कॉटन। और उसके अलावा जब ये सारा किस्सा हो गया तो ब्राजील ने उनको जब खींच लिया उसमें डिस्प्यूट पैनल में, WTO में, तो जब उसके खिलाफ उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया, पहले तो वो भी तारीख पे तारीख करते गए, अमेरिका जैसे जैसे हमारे कोर्ट्स में होता है, या तो वो भी करते गए, लेकिन जब उन्होंने अल्टीमेटली वर्डिक्ट दिया है तो इट वेंट अगेंस्ट अमेरिका। तो अमेरिका ने ये देखने के लिए काउंटरफेलिंग ड्यूटीज ना लग जाए, दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द ब्राजीलियन फार्मर्स। उन्होंने अपनी नहीं कम की, उन्होंने ब्राजील को भी एडिशनल $147 मिलियन की सब्सिडी हर साल देनी शुरू कर दी ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। दैट इज हाउ वी से, मुंह बंद करने के लिए उनको सब्सिडी देनी शुरू कर दी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज $3.9 बिलियन का आउटपुट था, $4.7 बिलियन की सब्सिडीज थी फार्मर्स के लिए। इट्स नॉट ओनली वन थिंग, उससे क्या होता था कि इंटरनेशनल प्राइसेस डिप हो जाते हैं। एक बल्कि कैनकून मिनिस्ट्रियल जब हुआ था WTO का, तो 4 अफ्रीकन देशों के जो नेता हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेटर लिखी थी। देखिए अफ्रीका की तो बात ही नहीं होती कहीं अखबारों में, तो उन हेड्स ऑफ द स्टेट को एक जॉइंट लेटर लिखनी पड़ी जो कि छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसका टाइटल था योर सब्सिडीज किल आवर फार्मर्स, एंड दैट इज हाउ इट बिकेम अ हॉट इशू कि अमेरिका में जो सब्सिडीज मिलती हैं उससे हमारे देश का किसान जो है कॉटन का, ही इज प्राइस्ड आउट एंड वी थिंक ही इज नॉट एफिशिएंट। वी डोंट रियलाइज कि उसमें सब्सिडीज कितनी गई हैं। आज भी जो अमेरिका से व्हीट एक्सपोर्ट होती है उसमें 38% इज द डंपिंग प्राइस, दैट इज व्हाट दे कॉल डंपिंग प्राइस। मतलब 38% प्राइस जो नीचे गिरा हुआ है वो आप उससे कंपीट करते हैं। तो आपका अगर व्हीट फार्मर जो है वो अगर उसको MSP हाई मिल रही है, हम सब कंपेयर करते हैं उसको इंटरनेशनल प्राइस से। इंटरनेशनल प्राइस इज द रिजल्ट आउटकम ऑफ द मैसिव सब्सिडीज दैट गो टू सस्टेन दैट फार्मिंग सिस्टम एंड आल्सो एक्सपोर्ट्स। 2007 की एक रिपोर्ट है अनटैड इंडिया की, वो ये कहता है कि जो ग्रीन बॉक्स में सब्सिडीज मिलती हैं, आपने सुना होगा WTO की भाषा में ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, और रिच कंट्रीज जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, अगर वो सब्सिडीज विड्रॉ कर ली जाए तो अनटैड इंडिया कहता है अमेरिका, कनाडा और यूरोप के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं दे विल फॉल बाय 40%। इसका मतलब है कि जो इवन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, जिसको हम यहां मानते हैं कि साइन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जो इंटरनेशनल प्राइस है, वो भी अगर 40% सस्टेन हो रहा है या बिल्डअप हुआ है बिकॉज ऑफ दीज सब्सिडीज, आई थिंक वी नीड टू इवैल्यूएट, पुट दैट इन कॉन्टेक्स्ट बिफोर वी से कि MSP जो है बहुत ज्यादा हो गया, दुनिया के प्राइसेस से ज्यादा हो गया। व्हाई आर वी पेनलाइजिंग आवर फार्मर्स बिकॉज ऑफ व्हाट द रिच कंट्रीज डू टू देयर एग्रीकल्चर? आई थिंक वी हैव टू फाइंड आउट ए वे फॉरवर्ड नाउ। अब क्या हो सकता है? अब ये आपने देखा सारी डिबेट जो कंट्री में चल रही है, उसमें एक तरफ तो एक घड़ा मानता है कि मार्केट रिफॉर्म्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब मैं खड़ा होकर ये पूछता हूं कि साहब मुझे ये बताइए कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा या बाकी सब रिच कंट्रीज में वो क्यों फेल हो गए फार्मर्स को इनकम दिलाने में, देन एवरीवन इज बाय। देन यू से कि उनके तो अलग रीजंस हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे रीजंस अलग हैं, ये एक अच्छी आर्गुमेंट होगी। इसमें मैंने कहा एप्पल एंड ऑरेंजेस की हम बात करते हैं। Is there a way forward now? But I think before we go to the way forward, एक और चीज देखें, ये दुनिया में जो भारत में सडनली प्रेशर हुआ, सडनली नहीं हुआ है। ये जो मार्केट रिफॉर्म्स का ये 2003 से चल रहा था। वो सेम लेजी इकोनॉमिस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि साहब APMC को अमेंड करो, इसमें ये करो, आप ये एसेंशियल कमोडिटीज को अमेंड करो, ये वही, ये सब आर्गुमेंट चल रही थी। ये इसलिए ये चलती गई। There was a dominant group of those economists and they went on convincing us कि, और सभी गवर्नमेंट उसमें शामिल थी, let's not scare anybody, सभी ने एक ना एक स्टेज पर उसको किया है। और इसलिए किया है कि सबको एक कॉर्पोरेट थिंकिंग है, उसके विचार के अंदर है कि इसके अलावा कोई हमारे पास एस्केप नहीं है। पर उससे ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट कहां पर है। ये लेट्स लुक इनटू द कंसोलिडेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इंटरनेशनली। अगर आप इंटरनेशनली देखें कि क्या हो रहा है, आज मैं बड़ा हैरान हूं देख के, अगर आप डेटा देखें कि जो कंपनियां हैं जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनीज एंड सो ऑन, दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी कंपनीज नाउ। उसमें मॉन्सेंटो का शेयर, अब तो मॉन्सेंटो मर्ज हो गया बाहर के साथ, बाहर के शेयर देखिए, फार्मास्यूटिकल की जो एनिमल हस्बेंड्री की कंपनियां उनको देखिए, सीड की कंपनियां देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनियां देखिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है दुनिया में, क्योंकि और तो अब कुछ सारे सेक्टर ड्राई हो रहे हैं, इवन सर्विसेज इज गेटिंग ड्राई। तो अब सबको नजर आ रहा है कि पैसा है तो वो एग्रीकल्चर। सो देयर इज अ पुश नाउ ग्लोबली, और उसका रिजल्ट ये कि इंडिया में भी वही पुश है। इट्स द सेम काइंड ऑफ अ नेटवर्क दैट ऑपरेट्स। वो जो कंसंट्रेशन ऑफ जो पावर है, आई वुड से नॉट ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज बट कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, दैट डिटरमिन्स कि आप क्या कर रहे हैं हमारे देश में। वो डिबेट कहां जा रही है, आई थिंक इज एन आउटकम ऑफ दैट काइंड ऑफ ए पावर स्ट्रक्चर। वो हम नहीं समझ पाए, और यही कारण है कि हमारा एकेडमिया भी उसी भाषा में बात करता है कि जिस भाषा में जो ऊपर से डोमिनेंट इकोनॉमिक थिंकिंग जो आज चल रही है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैज अ रोल टू प्ले, नॉट ओनली साहित्य या लिटरेचर, बट आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैज अ रोल टू प्ले, वेदर यू आर एन इकोनॉमिस्ट और इंजीनियर और व्हाटएवर, टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या हो रहा है। और उस संदर्भ को आप देखते हैं तो जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो हो रही है उस लेवल पे, दैट इज ड्राइविंग द एजेंडा ग्लोबली। और वो जो एजेंडा भारत में जब आएगा, ठीक है, इसमें जो जिनको फायदा होगा वो आपको मालूम है, जो छोटे किसान बाहर जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड बैंक ने पहले ही हमें कहा था कि हम उसको पुश करना चाहते हैं उस गति से, उस रेट पे, तो वो तो एक हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन क्या एग्रीकल्चर की सिचुएशन, या जो हम यहाँ पर डिबेट को डिफ्यूज करते हैं कहते कि पंजाब का पैडी जो है पानी बहुत खींचता है, स्टबल बर्निंग होती, क्या वो बदल जाएगा? क्या आप तो सोचते हैं कि जो ये कंपनियां आएंगी एग्रीकल्चर में, क्या वो आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने आ रही है? ये जो कंपनी आ रही है, क्या आपको उनको फिक्र है कि पंजाब का पानी हो जाएगा तो मेरा और बाकी जगह पे पानी है उसको मैं एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा? वी ऑल नो दैट जब ये हमारी रोज की इंडस्ट्री आई थी, कट फ्लावर्स की आई थी, दे वर वन ऑफ द बिगेस्ट जो माइनिंग करते थे पानी की। तो अभी आप देखेंगे दुनिया भर में अगर आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखें, जहां ये कंपनियां गई हैं, सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने पुश किया है। इनफैक्ट इकोनॉमिक फोरम ने 2009 में ही एक 17 कंट्रियों का, 17 कंपनियों का एक कॉन्ग्लोमरेट बना दिया था कि जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन अगला लेके आए। उसमें पेप्सी था, उसमें कोका कोला था, उसमें नेस्ले था, उसमें यारा था, ऑल दिस काइंड ऑफ कंपनीज। दैट इज व्हाट दे डिजाइन कि ये लोग जो हैं ये 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, 20% पॉवर्टी भी कम कर देंगे, और जो फूड सिक्योरिटी है दुनिया में इंश्योर करेंगे। If this is the model the World Economic Forum has thrust on us and we borrowed it and we accepted it, I think it's a question that we need to ask कि हमारे ये 60 करोड़ लोगों का क्या होगा? After all, we have 60 crore people engaged in agriculture. And we have seen कि जब लॉकडाउन हुआ था, 2 दिन के लॉकडाउन में आपने देखा कि 8 करोड़ लोग एस्टिमेटेड हैं जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट वॉक करके गए हैं या किसी भी माध्यम से गए हैं, आपने सबने देखा। The same model which pushed people out of rural areas into the urban areas, 2 दिन के लॉकडाउन में collapse हो जाता है। And these people who are pushed out of agriculture, I have always called them as agriculture refugees. Agriculture refugees ज्यादा है climate refugees से दुनिया में, ये हमें शायद नहीं मालूम, क्योंकि agriculture refugees वो है जिनको deliberately हमने ऐसे condition create की है कि they are pushed out of agriculture to do what? रघुराम राजन साहब की एक इंटरव्यू आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था the best reform in India, और उन्होंने कहा था शायद big ticket reform in India would be when we are able to push people out of farming into the urban areas, because urban areas need cheap labor. मैंने उसमें भी कहा था कि when you say cheap labor, that means you are pushing farmers out of agriculture to become dihadi mazdoor. Is dihadi mazdoor an economic design? Is that an economic viability जो हम उनको suggest कर रहे हैं? Look at that thinking. We of course think that he is a poster boy of market reforms, fine. But I think we as individuals had to have that kind of ability to challenge that thinking. हमने नहीं किया, और उसके बाद आपके सामने लॉकडाउन के 2 दिन में करोड़ों लोग जो है वापस गए हैं। That is not the kind of market reforms that India needs. What India needs is reform, but not market reforms. Market जहाँ fit होती है, please करिए। What India needs is a kind of a model that makes agriculture economically viable and sustainable. क्यों नहीं हम कर सकते? Why do we have to borrow the model from America and Europe? हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि साहब लोगों को निकालना ही पड़ेगा खेती से, आप तभी जाके आपकी ग्रोथ होगी। मैं नहीं मानता। मेरा कहना है कि आप शहर में मजदूर लाके आपने कौन सी ग्रोथ कर देनी है, ये बताइए जरा। Why can't we make that agriculture, चाहे उसका 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, that kind of agriculture is basically his economic security. हम उससे क्यों डिप्राइव करते हैं? उसी को बिल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं? Is it possible? The argument is yes, it is possible. क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स 101 में नहीं आता तो हमने कभी देखा नहीं है। अब क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? 2-3 चीजों में। देखिए, इंडिया इज ए कंट्री which is endowed with certain things जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, and let us not be ashamed of our strengths. The tragedy of this country is कि we are actually ashamed of our strengths. हमारे अपने बैकयार्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसके सोल्यूशन अमेरिका और यूरोप में ढूंढते हैं। आप देख लीजिए, आपके आसपास भी देख लीजिए, हर चीज का सोल्यूशन। मुझे पूछा जाता है इंटरव्यूज में, साहब जो आप कह रहे हैं ये कौन सी कंट्री में सक्सेसफुल हुआ कि जहां से हम सीख सके? मैंने कहा कभी आपको अपने आप पे ये हर बार शर्म ही आती रहेगी? व्हाई कांट यू गिव द वर्ल्ड ए मॉडल दैट दे शुड लुक अप? क्यों नहीं आप ये सोचते कि हम भी एक नया मॉडल क्रिएट कर दे? क्या हमारे में कैपेसिटी नहीं है? आई थिंक वी हैव एनॉर्मस थिंकिंग एंड गुड विशेस एंड आल्सो विजडम अवेलेबल। लेट्स पुट दैट टुगेदर। हमारे पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर शुरुआत हुई थी, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं आप सब जानते हैं। MSP was only limited to 6% of the country's total farming population.
मुझे याद है जब शांता कुमार कमेटी जब बैठी थी तो मैं भी उसमें एक बार गया था और मेरे से पूछा गया था, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया शांता कुमार जी को कि रफली 30% या 35% के आसपास किसान है जिनको व्हीट एंड राइस में जिनको एमएसपी मिलता है। उन्होंने एक सवाल पूछा एंड आई एम सो हैप्पी कि हम नॉर्मली मानते हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो इतने ध्यान से नहीं सुनते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि देवेंद्र इसकी रेफरेंस क्या है, ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग दिस। मैंने उनसे कहा सर रेफरेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि हम 30% के रफली उस जमाने की बात कर रहा हूँ हम प्रोक्योर करते हैं और ये मानते हुए कि छोटे किसान है भारत में, तो मैं असेसमेंट की इसकी 30-35% किसान जो है उनको बेनिफिट मिलता है एमएसपी का। तो उन्होंने कहा कि पूछा उन्होंने टीम से अपनी, उन्होंने कहा ये हमें मालूम नहीं है, तो देन ही सेड कि लेट्स लुक इनटू इट, और वही डाटा आपके सामने आया अल्टीमेटली कि 6% किसानों को भारत में एमएसपी मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं 10-12%, मैंने 12 क्या 15 ही मान लीजिए आप, जो भी 25 भी मान लीजिए, बट द पॉइंट इज कि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। 94% फार्मर्स वर डिपेंडेंट ऑन द मार्केट्स। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती तो आई एम श्योर यू विल एग्री कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस इतना ह्यूज नहीं होता। आफ्टर ऑल 1995 से अभी तक ऑफिशियली 3.64 लाख फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड, एन इंडिकेशन कि क्राइसिस कितना सीवियर है। वो सिचुएशन के बीच में अब हम ये बोल रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि दैट 6% को मिलता था, दैट इज आवर स्ट्रेंथ, दैट इज आवर स्ट्रेंथ, एंड दैट स्ट्रेंथ मीन्स कि हमने बाकियों को नहीं दिया, वी डिड नॉट एक्सपैंड दैट नेटवर्क। हियर इज एन अपॉर्चुनिटी। एपीएमसी में फ्लॉज हैं, हम सब जानते हैं, एपीएमसी में ट्रांसपेरेंसी आए, एपीएमसी में प्रोफेशनलिज्म हो, एपीएमसी में माफियाज टूटे, ये सब हमें करना चाहिए। देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द एपीएमसी, देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट, एंड वी हैव बीन सेइंग दिस फॉर क्वाइट लॉन्ग, ये हमें करने की जरूरत है। लेकिन व्हाई कांट वी एक्सपैंड द नेटवर्क ऑफ एपीएमसी इन द कंट्री। आज हमारे देश में 7,000 के आसपास एपीएमसी के रेगुलेटेड मंडियां हैं। अगर हमें सारी कंट्री में 5 किलोमीटर रेडियस पे मंडी देनी है तो हमें 42,000 मंडियों की जरूरत है। व्हाई कांट वी मेक दैट पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, व्हाई कांट वी मेक दैट पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ए, मंडियां एक्सपैंड करिए। एमएसपी इज नाउ एज वी नो व्हीट एंड राइस पे है, उसको भी हटाने की कोशिश हो रही है, ये पंजाब के किसान भी जानते हैं और हम भी सब जानते हैं। उसको हम क्यों नहीं, जैसा कि किसान मांग रहे हैं कि 23 क्रॉप्स के ऊपर हम उसको लीगलाइज करें, there will be no trading below that MSP। उससे क्या होगा कि बेंचमार्क जो है वो जो आज डिस्ट्रेस प्राइस है वो निकलकर एक मिनिमम प्राइस पे आ जाएगा विच इज MSP। बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब 17 लाख करोड़ रुपए का बजट एडिशनल खर्चना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम ये फिगर कैसे वर्कआउट की गई है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसको बेंचमार्क को जब आप रेस कर देंगे, इवन द प्राइवेट ट्रेड हैज टू बाय एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, तो उसमें तो किसी को भी, दैट मींस आगे से जो भी प्राइवेट ट्रेडिंग होगी वो भी MSP के लेवल पे होगी। डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट हैज टू बाय एवरीथिंग। And let me illustrate another example। केरला ने अभी हाल में 16 वेजिटेबल्स के ऊपर उन्होंने एक फ्लोर प्राइस सेट किया जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20%, और उन्होंने 35 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान भी किया है सरकार के लिए एंटर करने के लिए। लेकिन अभी देखा गया है कि वो 1 भी रुपया नहीं उन्होंने खर्चा अभी तक। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि साहब ये तो उन्होंने तो तमाशा ही है, ये तो PR एक्सरसाइज थी एंड सो ऑन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि केरला में अभी जो मार्केट प्राइसेस हैं दे आर ऑलरेडी रूलिंग अबव दैट फ्लोर प्राइस, तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। सो अगर हम 23 क्रॉप्स विच विल कवर 80% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री, अगर हम उसको लीगलाइज कर देते हैं तो मेरा मानना है कि वहां पर भी ऐसे ही होगा, द मार्केट विल प्रिवेल ओवर दैट प्राइस एंड लेट देयर बी हायर प्राइसेस देन दैट, किसी को दिक्कत नहीं है। पर मिनिमम एश्योर्ड प्राइस मैंने आपसे इसलिए कहा कि बहुत जरूरी है दुनिया में, उसके ग्लोबल इंप्लीकेशन है कि अगर भारत में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे पाते हैं, लेट्स से फार्मर से फीड सर, तो अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि इट विल कॉज ग्लोबल डिसरप्शंस। डिसरप्शन, एक तो WTO इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बहुत बड़ी डिसरप्शन आएगी, ट्रेडिंग सारा रिजीम जो है उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे या उसमें दोबारा देखना पड़ेगा उनको। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं आज, मैंने ग्लोबल प्राइसेस यूरोप में हो, अमेरिका में हो, उनमें सब में आज दे आर आल्सो फेस्ड विद द वैगरीज ऑफ द मार्केट। उनको पता है उनको कैसे मार पड़ती है, जो हमारे देश में पड़ती है वहां भी पड़ती है। सो वो उनके लिए भी वो दे आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि एक ऐसा सिस्टम आ जाए कि उनको कम से कम एक मिनिमम एश्योर्ड इनकम बाय वे ऑफ मिनिमम एश्योर्ड प्राइस वो उनको मिले। मेरा मानना है कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं है देने के लिए, स्टिल दे आर फार्मर्स, 1 एकड़ से कम जो है, 1 एकड़ वाले किसान जो है, मैंने बहुत सालों से आपको याद होगा कहा है कि वी नीड टू ब्रिंग इन डायरेक्ट इनकम सपोर्ट इन एग्रीकल्चर, एंड आई एम सो ग्लैड कि एनडीए गवर्नमेंट ने 2018 में ये माना कि उन्होंने PM किसान निधि स्कीम स्टार्ट की है। इट वाज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन थिंकिंग, क्योंकि प्राइस पॉलिसी से हम इनकम पॉलिसी की तरफ गए हैं, और उसमें चाहे 6,000 रुपए साल का है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 6,000 रुपए आज है तो कभी 60,000 भी हो जाएगा, इफ यू कैन बिल्ड अप दैट काइंड ऑफ फर्वर इन दिस कंट्री की किसानों की कितनी जरूरतें हैं। बट नेवरदलेस दैट ओपनिंग इज देयर, तो उन किसानों को हम जो शॉर्टफॉल है उससे कवर करें और बाकियों को हम एक मिनिमम प्राइस एश्योर करें।
अब जो पैसा कहा जाता है कि साहब 17 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा, मुझे नहीं मालूम ये कैसा असेसमेंट है। अगर 4 लाख करोड़ भी खर्चना पड़ता है, 3 लाख करोड़ भी खर्चना पड़ता है, तो सवाल फिर खड़ा होता है कि साहब ये पैसा कहां से आएगा, ये पैसा व्यर्थ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब 7वां वेतन आयोग आया था, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड बी फैमिलियर विद इट, तब एक वित्त मंत्री साहब ने कहा था कि इसका एडिशनल खर्चा सेंट्रल एम्प्लॉइज के लिए एंड पेंशनर्स के लिए वुड बी 1,02,000 करोड़ रुपया पर ईयर। क्रेडिट स्विस कहता है कि अगर ये जब सारे देश में इंप्लीमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट भी करेंगे, पीएसयूज भी करेंगे, सब करेंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर एवरी ईयर जो एडिशनल होगा वुड बी 4,80,000 करोड़। कभी किसी ने कहा कि पैसा कहां से आएगा? कभी किसी ने कहा कि साहब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा? कोई नहीं बोला। लेकिन अगर आज आप 4 लाख करोड़ रुपए किसानों को देने की बात कर लीजिए तो यहां तो हाहाकार मच जाएगा। साहब देश के पास पैसा नहीं है, ये इनके ऊपर उतार रहे हैं पैसा, ये डिजर्व नहीं करते हैं। यू नो दैट इज आवर साइकी। हमारी मानसिकता में ये है कि ये डिजर्व ही नहीं करते। इनकी जो इमेजिनेशन है आपकी इमेज में कि किसान कैसा होना चाहिए, गंदा कुर्ता, गंदी शर्ट होनी चाहिए, मिटैली कह लीजिए वो होनी चाहिए, जूते उसके कहीं ना कहीं टांके लगे हुए हैं और उसकी पगड़ी है तो वो भी गंदी होनी चाहिए। ये इमेज से हम कब निकलेंगे? Why can't we think कि उसको भी आपकी और मेरे जैसे उसकी भी aspirations हैं, उसकी फैमिली की भी aspirations हैं। So why he should not be getting the same price? How long will the farmer go on subsidizing this country? Actually, they are the ones who have been subsidizing this country by keeping the food prices low, and we have not appreciated that. जब मैंने OECD की रिपोर्ट बताई थी तो 15% प्राइसेस किसानों को मार पड़ी थी, 25% बेनिफिट आपको और मेरे को हुआ। Isn't that an indication कि हमें वो सब्सिडाइज कर रहा है किसान? क्या हमारी जरूरत आज हमारे को समझ नहीं आता कि हम भी आज किसान के साथ खड़े थे? मुझे लगता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि एमएसपी को लीगलाइज करें, एक एपीएमसी को आप पूरा देश में बिछाइए, और देखिए पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हमने जानबूझकर एग्रीकल्चर में कम की। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2011-12 और 2017-18 के बीच में 0.4% ऑफ द जीडीपी वाज द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। 0.4% ऑफ जीडीपी, जबकि आप जानते हैं कि 50% पॉपुलेशन 60 करोड़ लोग उसमें जुड़े। सो इफ यू डोंट मेक दैट इन्वेस्टमेंट, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ए मिरेकल टू हैपन? हमने इग्नोर किया, जानबूझकर इग्नोर किया, और हमारे देश के शहर के लोग इतना घबरा जाते हैं जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करें। उनको लगता है कि शायद मेरी तनख्वाह कम हो जाएगी या मेरे को जो इन्वेस्टमेंट करती है सरकार फ्री, वो भी कम हो जाएगी। यही कारण होगा। व्हाई आर वी पैनिकिंग कि भाई किसान को ना मिले, हमें ही सब कुछ मिले। ये जो सोच है, मुझे लगता है उससे हमें निकलना है। एंड दिस फार्मर्स मूवमेंट इन द कंट्री हैज गिवन अस एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक आवर इकोनॉमिक पॉलिसीज, टू रीथिंक आवर इकोनॉमिक डिजाइन, व्हाट काइंड ऑफ अ डिजाइन शुड बी फॉलोड। लास्टली, जस्ट वन थिंग बिफोर आई गो। अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहता है कि जब किसान या कंज्यूमर जब $1 का फूड खरीदता है तो उसमें किसान का शेयर 8 सेंट्स, यानी 8%। आउट ऑफ $1 what the farmer gets is 8%. अगर 8 सेंट्स मिलेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर क्यों इतना गंभीर है, या किसानों का क्राइसिस इतना क्यों गंभीर है, तो वो हमें समझ आता है। लेकिन व्हाई बोरो द सेम मॉडल इन इंडिया, जो वहां नहीं डॉलर में से किसान को अपनी वो दे पाया, शेयर दे पाया। व्हाई आर वी बोरिंग द सेम मॉडल? ग्लोबल आप देख लीजिए, वैल्यू चेन्स का भी यही हाल है। हम लोग सब बात करते हैं कि वैल्यू चेन्स होनी चाहिए, ग्लोबल वैल्यू चेन्स होनी चाहिए। मैं आपको अभी एक वैल्यू चेन, मैंने अभी एक आर्टिकल में लिखा था ट्रिब्यून में अभी हाल में, कि चॉकलेट इंडस्ट्री या कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री इज वर्थ $220 बिलियन ग्लोबली। आप जब चॉकलेट खरीदते हैं, बड़े शौक से जब चॉकलेट खरीदते हैं, आपका जो बार है, लेट्स से एन एवरेज बार जो चॉकलेट का खरीदते हैं, उससे कम जो है कोकोआ जो किसान है जो उसका रॉ मटेरियल पैदा करते हैं, उससे कम उसकी इनकम है। $100 पर डे इज द इनकम ऑफ ए कोकोआ फार्मर इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। $220 बिलियन की वो इंडस्ट्री है और किसान को $100 मिलते हैं दिन के। इज इट नॉट अ शेम? दैट्स मार्केट इकोनॉमी। ये कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। अब बताइए, अगर आपके सामने है 5 to 6 मिलियन फार्मर्स आर लिविंग इन पेन्योरी जस्ट बिकॉज ये डिजाइन ऐसा है। अगर वहां पर भी मेरा कहना है कि अगर वेस्टर्न अफ्रीका में हमने किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया होता कोकोआ के, तो आज वो किसान भी पंजाब के किसान जैसे आगे अपने खड़े होते। The point I'm trying to make is let us learn from these miracles and see what exactly we need to borrow. मेरा ये कहना है कि why do we have to borrow a field model from America? हम क्यों नहीं अमूल डेयरी का एग्जांपल लेते हैं? अमूल डेयरी के एमडी साहब कहते हैं, अगर आपने उनको पढ़ा है, कि अगर आप $100 का दूध खरीदते हैं कोऑपरेटिव का, तो उसमें से 70 to 80% इज द फार्मर शेयर, विच मीन्स कम से कम आप रख लीजिए 70 रुपीज गोज टू द फार्मर। $100 में से 70 रुपीज उसमें गए, 70% वाज हिज इनकम।
मुझे नहीं समझ आता कि व्हाई कांट वी हैव पुट आवर विजडम टुगेदर, हमारी इतनी इनोवेशन, हम इतनी अपने उसकी बात करते हैं टैलेंट की, मेरिट की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हाई कांट वी रेप्लिकेट दिस मॉडल ऑफ अमूल डेयरी और कोऑपरेटिव्स इनटू वेजिटेबल्स, पल्सेस, यू नो, फ्रूट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे याद है वर्गीस कुरियन साहब से मेरी एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि सर ये आपने, वी वर टॉकिंग अबाउट द कोऑपरेटिव, ही सेड देवेंद्र गिव मी अ फ्यू इयर्स, मैं ये जो सिस्टम है डेयरी वाला, मैं ये सब्जियों में और फ्रूट्स में कर दूंगा। ये मुझे अभी तक उनके शब्द याद है। वो चले गए, वो अलग बात है। क्या हमारे देश में वी हैव टू वेट फॉर हिम अगेन टू कम बैक? व्हाई कांट वी एज द राइट सिटीजन ऑफ द कंट्री बिल्ड अप अ प्रेशर कि हम उस कोऑपरेटिव मॉडल को कैसे देश में एक्सपेंड करें? आई थिंक वी हैव इनफ टैलेंट टू डू दैट। लेकिन हमारा जो सेंट्रल लॉज आते हैं उसमें तो इनकी बात ही नहीं होती। व्हाई कांट वी क्रिएट अनदर सेंट्रल लॉ सेइंग कि हाउ विल वी एक्सपेंड द कोऑपरेटिव नेटवर्क इन द कंट्री, वेदर इट इज इंक्लूडिंग एफपीओज एंड सो ऑन, व्हाटएवर इट इज। बट ये हम कर सकते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी हैव द स्ट्रेंथ्स विद अस. We have the entire wherewithal also with us. The only thing it is lacking is your kind of support. I think that is why I would like to thank all the organizers today कि आपने एक ऐसा Citizen for Farmers का initiative लिया है, and I think in addition to Youth for Farmer, Women for Farmer, you know, I find Doctors for Farmers in various parts of the country. I am so happy कि चंडीगढ़ में ये Citizen for Farmers जो move है, I think this will herald a new kind of a thinking जो हमारे समाज में बहुत जरूरी है. So I thank you all for coming, and I thank you all for patient listening. But I think it is our responsibility not only to go back home and have a cup of coffee and go to sleep, but also to start thinking wherever you are, in whatever form you can help to build up that kind of a bigger campaign or bigger, you know, build up that kind of a bigger message in the country. If this is what the country requires, we all need to now stand up with the farmers. They are our future. They are not only our Annadata, but they are also the future of the country. And I think that is the economic future the country looks for. That is also the pathway for आत्मनिर्भर भारत, as far as you know, जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होगा तो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना ही रह जाएगी. So I think the best way forward is वो सबका साथ सबका विकास हम करें. उनका विकास होगा तो 50% पॉपुलेशन का विकास होगा, तो 70% जो बाकी रूरल एरियाज में कलेक्टिवली पॉपुलेशन रह जाती है उसका भी विकास होगा. एंड दैट इज हाउ आप इमेजिन करिए कि अगर किसान के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, लुक एट द डिमांड इट विल क्रिएट. आफ्टर ऑल पैसा तो मार्केट में आएगा ना. Look at the demand it will create. कहा जाता है कि हाँ 7th पे कमीशन जो था it acted as a booster dose for the economy. क्यों? क्योंकि वो पैसा जो है मार्केट में आएगा. वो तो 4-5% का पैसा मार्केट में आएगा, बट इमेजिन अगर 50% पॉपुलेशन का जब पैसा मार्केट में आएगा, द डिमांड जो है वो बूस्टर डोज टू इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, दैट विल बी अ रॉकेट डोज टू इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक्स 101 से निकलिए, इस अपॉर्चुनिटी फॉर अस. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद.